नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम उस अदृश्य जाल की बात करेंगे जो हमारे आसपास की हर जिंदा और निर्जीव चीज को जोड़े रखता है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी आंखों के सामने है पर अक्सर उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। आज हम इसी पूरे इकोसिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिटेल में समझेंगे। परीक्षा की तैयारी के नजरिए से तो ये जरूरी है ही, पर इस पूरे वेब ऑफ लाइफ को समझना वैसे भी बहुत दिलचस्प है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस शानदार चर्चा को। तो आज का हमारा रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और एनर्जी फ्लो को समझेंगे, उसके बाद बायो जियोकेमिकल साइकिल्स और आखिर में एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही जरूरी टर्मिनोलॉजी पर नजर डालेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ अक्सर बड़ा कंफ्यूजन होता है ना? लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम को एक ही समझ लेते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्नेस्ट हेकल वो इंसान थे जिन्होंने इकोलॉजी शब्द दुनिया को दिया। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि इकोलॉजी इस खेल के नियम हैं, लेकिन जिस इकोसिस्टम की हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं उसे 1935 में एजी टांसले ने डिफाइन किया था। इकोसिस्टम बेसिकली वो असली मैदान है जहाँ ये पूरा खेल असल में खेला जा रहा है। और ये मैदान भी दो तरह के होते हैं। एक तरफ है नेचुरल इकोसिस्टम्स, यानी प्राकृतिक तंत्र, जैसे घने जंगल, घास के मैदान या समंदर। इनको नेचर खुद बनाती है और ये सदियों से अपने आप एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, जैसे धान के खेत या घर में रखा एक्वेरियम। इन्हें इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद डिज़ाइन किया है। यहाँ पानी से लेकर मछलियों तक हर एक चीज़ पर इंसानी कंट्रोल होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोसिस्टम की आखिर संरचना यानी स्ट्रक्चर बनती कैसे है। देखिए, इस लाइफ के स्टेज का बेस सेट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी वो चीजें जो जिंदा नहीं हैं, जैसे धूप, तापमान, पानी, मिट्टी और मिनरल्स। इन्हें नेचर का हार्डवेयर कहा जा सकता है। असल में यही हार्डवेयर तय करता है कि किसी जगह पर आखिर किस तरह का जीवन टिक पाएगा। अब किसी रेगिस्तान का ही उदाहरण लिया जाए, वहां पानी की कमी और भयंकर गर्मी खुद ब खुद तय कर देती है कि वहां सिर्फ और सिर्फ वही पौधे या जानवर रहेंगे जो उस माहौल को झेल सकें। अब हार्डवेयर लग गया तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए, यानी हमारे बायोटेक कंपोनेंट्स, जिंदा लोग। ये लाइफ का फ्लो बिल्कुल क्लियर स्टेप्स में चलता है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी हरे पौधे जो धूप से अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है कंज्यूमर्स की, अलग अलग लेवल्स पर, जैसे एक हिरन ने पौधा खाया और एक बाघ ने उस हिरन को। और पिक्चर के एंड में आते हैं डीकंपोजर्स, जैसे बैक्टीरिया, फंगी और केचुए। जब कोई मर जाता है तो ये उसे वापस तोड़ मरोड़ कर मिट्टी के मिनरल्स में मिला देते हैं ताकि ये साइकिल फिर से शुरू हो सके। एकदम जादुई लगता है ना? एक्टर्स तो स्टेज पर आ गए, अब इस पूरी मशीन को चलाने वाली सबसे जरूरी चीज पर बात करते हैं, एनर्जी फ्लो और पिरामिड्स। एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। तो यहां एक रूल हमेशा याद रखना है, लिंडमैन का 10% का नियम। होता क्या है कि फूड चेन में जब भी कोई एक जीव दूसरे को खाता है तो एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। मान लिया जाए कि एक पौधे के पास 1000 यूनिट एनर्जी है। जब कोई शाकाहारी जानवर उसे खाएगा तो उसे सिर्फ 100 यूनिट एनर्जी ही मिलेगी। बाकी का 90% या तो बॉडी हीट में निकल जाता है या जानवर अपने खुद के कामकाज में खर्च कर देता है। बस यही वजह है कि फूड चेन्स बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। अब यहाँ एक फेवरेट सवाल आता है। देखिए, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं ना, चाहे वो पॉपुलेशन के हों या बायोमास के, वो मापदंडों के हिसाब से उल्टे या सीधे कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन एक फैक्ट जो पत्थर की लकीर है वो ये कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है और थर्मोडायनामिक्स के नियम के हिसाब से हर अगले लेवल पर ऊर्जा कम होनी ही होनी है। इसे बिल्कुल पक्का याद कर लेना चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक इकोसिस्टम को लंबे समय तक चलने के लिए नेचर की एक कंटिन्यूअस रीसाइक्लिंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है, जिन्हें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहा जाता है। नेचर का अपना एक अल्टीमेट रीसाइक्लिंग सिस्टम है। आखिर धरती पर संसाधन सीमित हैं तो उन्हें बार बार यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रकृति वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल जैसे अचरज भरे और जटिल रास्तों का इस्तेमाल करती है। इनके जरिए जितने भी जरूरी तत्व हैं वो घूम फिरकर वापस सिस्टम में आ जाते हैं। अगर ये साइकिल्स रुकीं तो समझिए जमीन पर लाइफ खत्म। इन सब में एक बड़ा दिलचस्प साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल। सोचने वाली बात है, हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन है,
लेकिन बेचारे पौधे इसे सीधे हवा से ले ही नहीं सकते। यहां आते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक हीरोज, राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया। ये किसी छोटी सी जादुई फर्टिलाइजर फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। ये बैक्टीरिया हवा से उस नाइट्रोजन को खींच लेते हैं और उसको एक ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिसे पौधे बड़े आराम से अपनी जड़ों के जरिए एब्जॉर्ब कर सकें। इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, की टर्मिनोलॉजी और एग्जाम टिप्स। ये वो विजुअल चीट शीट है जो बहुत काम आने वाली है। सबसे पहला शब्द है इकोटोन। अब ये इकोटोन क्या भला है? ये वो बाउंड्री या मीटिंग पॉइंट है जहां दो बिल्कुल अलग तरह के इकोसिस्टम्स आपस में टकराते हैं या मिलते हैं, जैसे वेटलैंड्स या मैंग्रोव वन। सबसे मजेदार बात यह है कि इस ट्रांजिशनल एरिया में दोनों तरफ की आबादी आकर मिलती है, इसलिए यहां बाकी जगहों से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी और प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसे इकोलॉजी की भाषा में एज इफेक्ट कहा जाता है। दूसरा टर्म है इकोलॉजिकल निखे, इकोलॉजिकल नीश। इसको बस किसी जगह का नाम नहीं मान लेना चाहिए। यह दरअसल एनवायरनमेंट में किसी प्रजाति का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। ऐसे समझा जा सकता है कि हैबिटेट या आवास वो एड्रेस है जहां एक जानवर रहता है, लेकिन निखे उस जानवर का पेशा है, उसका रोल है। जैसे जंगल में पेड़ के ऊपरी हिस्से में रहना एक पक्षी का आवास हो सकता है, पर रात को उड़कर खास तरह के कीड़ों का शिकार करना और उन्हें कंट्रोल करना वो उसका निखे है। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। जरा कल्पना की जाए कि कहीं कोई बड़ा ज्वालामुखी फटा है और अब वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ काली नंगी चट्टानें हैं। ऐसी बिल्कुल बंजर जगह पर सैकड़ों सालों में पहले हल्की हल्की काई उगती है, फिर छोटी घास, फिर झाड़ियां, और धीरे धीरे वो जगह एक बहुत ही घने, शानदार और जीवंत जंगल में बदल जाती है। लाइफ के जीरो से हीरो बनने की इस पूरी स्टेप बाय स्टेप कहानी को ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। और आज की लिस्ट का आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, कीस्टोन प्रजाति। ये वो थोड़े से पर बेहद जरूरी जीव हैं जो पूरे इकोसिस्टम के जाल को आपस में बांध कर रखते हैं। हमारे देश के जंगलों में जैसे बाघ या परागण के लिए छोटी सी मधुमक्खियां। अगर इन कीस्टोन प्रजातियों को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। ये इतने क्रूशियल होते हैं। अब ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको असली दुनिया से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। खासकर अपने आसपास के लोकल इकोसिस्टम्स पर खास फोकस होना चाहिए, जैसे यूपी का दुधवा नेशनल पार्क, जो भी नए इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हाल ही में डिक्लेयर हुई रामसर साइट्स यानी आर्द्र भूमियाँ। इन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही असली मार्क्स दिलवाता है। तो जैसे ही आज हम अपने इस एक्सप्लेनर को रैप अप कर रहे हैं, एक बार जरा इस रियलिटी चेक पर गौर किया जाए। अगर एक छोटी सी कीस्टोन प्रजाति नेचर से गायब हो जाए तो क्या हमारा ये इतना नाजुक आपस में जुड़ा हुआ वेब ऑफ लाइफ सच में टिक पाएगा? इस शक्तिशाली सवाल पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। तो चलिए, आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।